खेल जगत कार्यक्रम में आप सबों का स्वागत है। डिसेबल्ड क्रिकेट में झारखंड की क्या स्थिति है और क्या संभावनाएं हैं, इस विषय पर चर्चा के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है मुकेश कंचन जी को, जो कि डिसेबल्ड क्रिकेट के देश के प्रेसिडेंट हैं। तो सबसे पहले तो इनका स्वागत करते हैं। नमस्कार। मुकेश जी, आप क्रिकेट से जुड़े हैं, जहां तक मुझे जानकारी है लंबे अरसे से जुड़े हैं, तो क्रिकेट से कैसे जुड़ना हुआ और डिसेबल्ड क्रिकेट के प्रति आपका आकर्षण कैसे हुआ? देखिए, जब से सचिन और गांगुली जी यहाँ इंडिया में जन्म हुआ और खेलना स्टार्ट किया, उस समय हम लोगों की उम्र बहुत कम थी, पर देखकर ऐसा लगता था कि इस खेल को हम लोग भी खेलें। कई बार ये भी लगता था कि दिव्यांग होने के कारण पता नहीं हम लोग वहाँ तक पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। उस समय थोड़ी सी टीस थी, पर मैं धन्यवाद दूंगा अपने साथियों का जिन्होंने अपने साथ मुझे शामिल किया, खेलने का मौका दिया। जी जी। और मैं 2002 में मैंने झारखंड क्रिकेट में प्रवेश किया, जो दिव्यांग क्रिकेट था। 2002 से मैंने नेशनल खेलना शुरू कर दिया जी। 2013 में मैं भारतीय टीम में मुझे जगह मिली। 2015 में मुझे भारतीय टीम का कप्तान भी बनाया गया। अच्छा। और 2019 में जब लोढ़ा समिति द्वारा ये निर्देश दिया गया कि खेल का प्रेसिडेंट और इस तरीके का वही व्यक्ति हो सकता है जो इस खेल को खेला हो। जी जी, है ना? हाँ, बिल्कुल। हाँ, तो उसके तहत पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा गेम्स जो है मैंने खेला था। तो और इस क्रिकेट को बहुत लोग जो सामान्य लोग हैं वो प्रमोट करने के लिए आगे नहीं आए। जी जी। तो फिर मेरा नाम सबसे ऊपर आया और अभी मैं दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया का अध्यक्ष के पद पे रह के काम करते हुए खेल रहा हूँ। बहुत बड़ी बात है कि एक अध्यक्ष पद की भूमिका निभा रहे हैं और खिलाड़ी की भूमिका, इस दोनों पद को कैसे दोनों का सामंजस्य होता है? देखिए, बहुत मुश्किल होता है जी। पर मैंने अपने जीवन में कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं माना है जी। मैं ग्राउंड पे होता हूँ, कम्प्लीटली पूरी तैयारी करवाता हूँ। मैनेजमेंट है वो पूरी खेल की तैयारी करते हैं, मैं खेलता भी हूँ और मैच समाप्त होने के बाद में जो प्रेसिडेंट पोस्ट का जो काम है जी जी, वो भी मैं पूरा करता हूँ। पूरे देश में अभी घूमकर सभी स्टेट में जाकर मैच करा रहा हूँ। तो उसके अलावा जो पैरा गेम्स है उसमें भी इन्वॉल्वमेंट है। तो जो ऊपर वाले ने मुझे दिया है जिम्मेदारी दी है उसको मैं पूरा अपने तरफ से पूरा 100% करने की कोशिश कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि शायद मैं सफल भी हो रहा हूँ, क्योंकि इस झारखंड राज्य से सिर्फ मैंने 13 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी जो हैं वो अपने देश को दिया है। जी, यानी ये बहुत बड़ी बात है कि राज्य से 13 खिलाड़ियों को देना, देश को देना, ऐसे भी कहते हैं मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजिए, और आपने ये ठान लिया है। ये क्रिकेट में आप आए, बहुत सारे इंटरनेशनल मैचेस भी खेले हैं, थोड़ी उसके बारे में बताएं मुकेश, क्योंकि मैं भी 1-2 मैच के गवाह बनी हूँ आप लोगों के, भारत बांग्लादेश के, श्रीलंका के साथ जो मैचेस वगैरह हुए थे। इन मैचों के बारे में बताएं, थोड़े अंतर्राष्ट्रीय आपकी जो उपलब्धियाँ हैं उनके बारे में भी। देखिए, मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि या इस क्रिकेट की सबसे बड़ी उपलब्धि है कि 2015 में एशिया कप का आयोजन भारत में हुआ था और उस समय मैं तत्काल में भारतीय कप्तान भी था। मेरी कप्तानी में भारत ने एशिया कप जीता था और इसी रांची की धरती से इस क्रिकेट का ओपनिंग हुआ था। एशिया कप का पहला मैच भारत और बांग्लादेश जेसीए के स्टेडियम में हुआ था। तो ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि देश को हम लोगों ने एशिया कप लाकर दिया है। वर्ल्ड कप के लिए हम लोग बार बार प्रयास करते हैं पर कुछ सरकार और बाकी चीज़ों से थोड़ा सी उदासीनता है, जिसके कारण अभी तक वर्ल्ड गेम नहीं हो पाया फिजिकली चैलेंज लोगों का। पर जो क्रिकेट की बात है, तो जब 2013 में बांग्लादेश से मेरी शुरुआत हुई थी तब से लेकर अभी तक लगभग मैंने 57 मैचेस खेले। अच्छा, इंटरनेशनल 57 मैचेस। और सिर्फ इंडिया में नहीं, जैसे मलेशिया, सिंगापुर, बांग्लादेश, थाईलैंड, आपको नेपाल, ऐसे तमाम जगहों पे, दुबई, ऐसे तमाम जगहों पे जाकर हम लोगों ने क्रिकेट खेला और इस क्रिकेट को भारत में एक नई ऊंचाई देने का काम किया, जहां पर दिव्यांगजन अपने आप को या उनके परिवार के लोग ये समझते हैं कि हमारा बच्चा दिव्यांग है, अब क्या करेगा। तो वैसे लोगों के लिए ये क्रिकेट बहुत बड़ा मैसेज था कि हमारा बच्चा भी राष्ट्र का ध्वज ऊंचा कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। कई ओलंपिक गेम्स में हमने देखे हैं, पैरा ओलंपिक जब होता है तो उसमें भी वैसे लोग जो शारीरिक रूप से कमज़ोर हैं वो जब देश के लिए पदक लाते हैं तो हम गौरव महसूस करते हैं। तो वाकई आप सब गौरव के पात्र हैं। ये बताइए मुकेश, सबसे अच्छा एक्सपीरियंस जब आप इतने देशों में गए तो किस देश का एक्सपीरियंस रहा? क्योंकि
एक अलग नज़रिया होता है। आम लोगों की बात करें तो एक सिंपैथी का भाव होता है कि दिव्यांग है, इनको मुश्किलें होती होंगी, आम लोग यही सोचते हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो स्पेशल हैं, जो दिव्यांग हैं, वो ऐसा कुछ सोचते हैं। तो आपको कौन सा देश सबसे अच्छा लगा जहां अपने खिलाड़ियों को वो भी बहुत उचित प्रोत्साहन दे रहे हैं? ऐसे तो सभी देशों ने बहुत हम लोगों को सराहा है जी। पर मैं बांग्लादेश का नाम ज़रूर लेना चाहूँगा। कई बार हम लोग सुनते हैं या जानते हैं कि बांग्लादेश थोड़ी सी पीछे रहती है फिनेंशियली स्ट्रक्चर भी, पर वहाँ की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है कि ऐसे खिलाड़ियों को उन्होंने प्रमोट किया है। जी। जब भी बांग्लादेश टूर्नामेंट्स जीतती है तो उनके खिलाड़ियों को लाखों लाख रुपया वहाँ की सरकार देती है। अच्छा। आर्थिक स्थिति नहीं होने के बावजूद। और अभी 2022 में बांग्लादेश ने एक टूर्नामेंट कराया था, वो वहाँ की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना जी, उनकी देख रेख में पूरा टूर्नामेंट हुआ था। बंगबंधु कप ट्रॉफी के नाम से ही वो हुआ था। और उसमें प्रधानमंत्री वहाँ की ऑनलाइन रह के पूरा मैच उन्होंने देखा। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन के समय ऑनलाइन रहा। तो ये बड़ी बात है कि देश की प्रधानमंत्री इस तरीके के टूर्नामेंट्स को देख रही है और अपने खिलाड़ियों पर उस समय सभी खिलाड़ियों को 11-11 लाख रुपया बांग्लादेश के खिलाड़ियों को दिया गया। जी। और 10 करोड़ रुपया उनके क्रिकेट एसोसिएशन को डेवलप करने के लिए वहाँ की सरकार ने दिया। तो इसलिए मैं उनको और सभी देश के जो भी हमारे भी जो राज्य के मुख्यमंत्री या देश के प्रधानमंत्री अगर देखते हैं तो उनको यही कहना चाहूँगा कि जब तक आप खिलाड़ियों को प्रमोट नहीं करेंगे तब तक उनका मनोबल नहीं बढ़ेगा। धीरे धीरे हम लोगों का जो 2015 में मनोबल था, जिस तरीके से हम लोगों ने एशिया कप जीता था और सरकार से उम्मीद थी, इस झारखंड राज्य में से भी हम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी, पर धीरे धीरे वो उम्मीदें थोड़ी सी कम होती दिखाई दे रही है, क्योंकि सरकार इस ओर शायद उस नज़रिए से ध्यान नहीं दे पा रही है जैसा हम लोग या हमारे खिलाड़ी एक्सपेक्ट करते हैं या जितना मेहनत कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उम्मीदों पर जो खिलाड़ियों की जो उम्मीदें हैं, सरकार शायद उस ओर नज़र डाले ताकि जो भी उम्मीद करते हैं खिलाड़ी, जब एक अच्छी पहचान बना लेते हैं, एक मुकाम पर पहुंचते हैं तो बहुत सारी बरसात हो जाती है। लेकिन जब खिलाड़ी संघर्ष करते हैं और संघर्ष के दिनों के साथी रहे, आपने बताया कि 13 खिलाड़ियों को आपने क्रिकेट में प्रमोट किया और आप बहुत सारे खेल से जुड़े। पहले उन खिलाड़ियों के बारे में बताइए कि कैसे आपने उन्हें अपलिफ्ट किया। देखिए, जब मैं खेल रहा था उस दौरान मुझे लगा कि बहुत सारे लोग इस खेल के प्रति अपना समय नहीं दे पा रहे हैं। जी। लोग जी। जो हमारा समाज है, तो मुझे लगा शायद हम ही लोगों को इसमें से निकल के आना चाहिए। तो जब हम ही लोगों में से आना चाहिए तो सबसे पहले मुझे लगा कि मैं ही इसकी शुरुआत करूं। जी। और एक राहुल मेहता जी हैं हमारे साथ, सरिता सिन्हा हैं, प्रणव कुमार बाबू भैया हैं, इन लोगों को सबको समझाया, अंतु तिर्की भैया हैं, इन लोगों को सबको मैंने समझाया कि किस तरीके से स्पोर्ट्स को प्रमोट करना है। और राज्य के दिव्यांग हम मेरे ऊपर निगाहें टिका बैठे हैं कि शायद मैं उनका कुछ बदलाव ला सकूं, पर अकेला कोई आदमी नहीं कर सकता। तो मैंने सभी को जोड़कर एक एसोसिएशन बनाया, पैरा ओलंपिक एसोसिएशन ऑफ झारखंड। जी। तो क्रिकेट के अलावा जब पैरा गेम्स में मैं आया तो बहुत सारे खेलों का मान्यता मैंने लेना स्टार्ट किया, जिसमें तलवारबाजी, जिसे हम फेंसिंग कहते हैं, व्हीलचेयर फेंसिंग होता है, सिटिंग वॉलीबॉल होता है, थ्रो बॉल है, कबड्डी है, ऐसे और भी कई सारे गेम्स है, फुटबॉल है। ऐसे गेमों का मान्यता लेके मैंने यहाँ पर शुरुआत किया। तो मुझे सबसे पहले जो समस्याएं दिखाई दी वो कि दिव्यांगजन प्रैक्टिस के लिए कैसे आएंगे। जी, बड़ी मुश्किल है। और शहर के मतलब दिव्यांगों को या उनके परिवार को ये बात नहीं पता थी कि हमारा बच्चा खेल सकता है या इस तरीके का कोई, चूँकि हमारे झारखंड में आप जानते हैं कि बहुत सारी समस्याएं हैं। आप रांची के बाहर निकलने के बाद उतना डेवलप नहीं हो पाया था उस समय। जी। तो मैंने एक एक करके हर डिस्ट्रिक्ट में कैंप लगाना स्टार्ट किया खिलाड़ियों का। लोग आए तो उनके खेल से पहले उनके गार्जियन को और उनको ये समझाना बहुत ज़रूरी था कि आप भी खेल सकते हैं और अपने देश, अपने राज्य का नाम रोशन कर सकते हैं। वहाँ से मैंने एक एक करके हर एक डिस्ट्रिक्ट से एक एक खिलाड़ी को चुनना स्टार्ट किया। जितना मेरे पास समय बचा, चूँकि मैंने पढ़ाई भी कंप्लीट की, उसमें से जो भी मेरे पास समय बचा मैं खुद, चूँकि मुझे सरकार ने अभी तक कोई कोच नहीं दिया है झारखंड राज्य में। यानी आप अपने बल पे इतना कर रहे हैं। जो भी अभी तक मेरे जो भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी है जो क्रिकेट में है, उनको मैंने ही क्रिकेट सिखाया है। अच्छा। और जो भी सिटिंग वॉलीबॉल के खिलाड़ी है उनको मैंने ही सिटिंग वॉलीबॉल सिखाया है। जो थ्रो बॉल के उसको मैंने ही सिखाया। अभी तक राज्य से मुझे कोई भी जो कोच नहीं दिया गया है। तो मैं उसी गेम को प्रमोट कर रहा हूँ जिसको पहले मैं सीखता हूँ। अच्छा।
जितना समय मेरे बच्चे देते हैं उससे 2 गुना समय मैं देता हूँ और उसी गेम को फिर उन बच्चों को सिखाता हूँ और मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा सिखाया है। तभी अभी आप देखेंगे कि थ्रो बॉल जो अभी नेपाल गए थे बच्चे, उसमें 8 खिलाड़ी इंक्लूडिंग मुझे लेकर 8 खिलाड़ी सिर्फ झारखंड के बच्चे थे जी। और ये बहुत बड़ी बात है कि एक साथ में पूरे देश से जब ट्रायल निकाला गया पूरे, है ना, तो उसमें लगभग 200 से प्लस खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था इंडियन टीम सिलेक्शन कैंप में। उसमें 8 खिलाड़ी जो थे वो झारखंड से थे। ये बहुत गर्व तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा सिखाया। और अभी जो बच्चे खेले उसमें लड़कियों ने भी और लड़कों ने भी जो परफॉर्मेंस किया, उसका नाम जो हमारे ऑल इंडिया सेक्रेटरी हैं डॉक्टर अल्बर्ट सर, उन्होंने ओपन मंच में कहा कि झारखंड के बच्चों ने बहुत अच्छा खेला जी जी। तो ये मुझे गर्व का विषय लगता है कि सिखा रहा हूँ, खेल रहा हूँ। बिल्कुल, यानी आप द्रोणाचार्य की भूमिका में भी हैं और अध्यक्ष की भूमिका भी निभा रहे हैं और खिलाड़ियों को तैयार भी करें और खुद भी खेल रहे हैं। जब आप पेरेंट्स से, जैसे ऐसे बच्चों के पेरेंट्स से मिलते हैं, तो एक मुश्किल आती होगी हमेशा ही कि उनको कन्विंस करना और उनके लिए सुविधाएं मुहैया कराना, ये सब कैसे करते हैं? देखिए, कन्विंस करने के लिए तो जो अभी तक मैंने खेला या अपने बच्चों को जो प्रमोट किया वो उन लोगों को दिखाते हैं कि देखिए इस तरीके से है। कन्विंस करना, चूँकि मैं डबल पीजी हूँ, गवर्नमेंट टीचर ट्रेनिंग कॉलेज से मैंने बीएड भी किया है। अच्छा। तो शायद वो भगवान ने मुझे, माँ सरस्वती है कि मैं समझा लेता हूँ कि हाँ आप अपने बच्चों को किस तरीके से। यहाँ पर असुविधाएं तो बहुत सारी थी। जब मैं वॉलीबॉल की बच्चों को तैयार करने निकला 2016 में तो मेरे पास ग्राउंड नहीं थी। एक स्पेशल स्कूल चलता था, उनसे मैंने उनका एक मैदान मांगा था और ये जो आप रेड मैट या ग्रीन मैट देखते हैं वो मैंने किसी सेकेंड हैंड एक जो टेंट हाउस है उससे लेकर उनके ग्राउंड में बिछा के और वहाँ से मैंने सिखाना शुरू किया था। आज मेरी बच्चियाँ इंटरनेशनल तक पहुँच गई है, ये गर्व का तो है। उसके बाद राज्य सरकार का धन्यवाद है कि उन्होंने हमें एक कबड्डी का ग्राउंड है बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम में जी जी जी, उसी में संडे के दिन मुझे मुहैया कराया गया है कि आप अपने बच्चों को सीटिंग वॉलीबॉल, कबड्डी और थ्रो बॉल, इन तीनों चीज के लिए मैट जो कबड्डी के लिए है वो जनरल वो मुझे संडे को दिया गया है। तो हम लोग सभी लोग 9 बजे सुबह पहुंचते हैं, 2-2:30 बजे तक मैं उन लोगों को सिखाता हूँ। अभी तकरीबन कितने बच्चों को आप तैयार कर रहे हैं? आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं? अभी मैं स्टेट लेवल से लेकर अभी तक 100 से ज़्यादा बच्चे हैं मेरे पास जो स्टेट लेवल पे आके खेल रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय लेवल मैंने बताया है कि इतने बच्चों को मैंने देश को दे दिया है। बिल्कुल बिल्कुल, ये अच्छी बात है। मुकेश, ये बताइए कि जीवन का पल, क्योंकि खट्टे मीठे अनुभव जीवन में हमेशा लगे रहते हैं और आप जिस दौर से गुजरे होंगे, जिस फील्ड में हैं अभी आप, बहुत सारे ऐसे खट्टे मीठे अनुभव हुए होंगे। कोई ऐसा पल आपके साथ, कोई ऐसा वाकया हुआ जिसने आपको सबक सिखाया या जिसने आपको आहत किया या जिसने आपको प्रेरित किया कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ? देखिए, घटनाएं तो हम लोगों के साथ अक्सर घटते रहती है, पर ये ज़रूर है कि समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया जी। इस समाज को मैं थैंक्स कहना चाहूँगा कि समाज ने मुझे बहुत कुछ दिया। आहत मैं एक ही समय होता हूँ कि जब मुझे लगता है कि सामान्य खिलाड़ियों और दिव्यांग खिलाड़ियों को अलग अलग श्रेणी में रख दिया जाता है जी। मगर आज एक आप देखे होंगे 1 महीने पहले जो सुजीत मुंडा है, बिल्कुल बिल्कुल, वो ब्लाइंड क्रिकेट खेल कर आया जी। उसने अपने देश का नाम रोशन किया। बिल्कुल, आज उसकी परिस्थिति फिर वहीं हो गई जहां पर से वो गए थे, वर्ल्ड कप खेलने के लिए गए थे जी। अगर यही सामान्य व्यक्ति अगर खेल कर आया होता जी तो उनको बहुत कुछ मिलता सरकार की ओर से। जैसे हमारे बड़े भाई हैं, माही जी हैं जी जी, उनको बहुत कुछ मिलता है जी। कई बार जब हम लोग क्रिकेट को लेकर सरकार के पास जाते हैं तो ये कह दिया जाता है कि खेल विभाग में सरकार जो है, सरकार के अंदर क्रिकेट नहीं आता है। अच्छा, हाँ, हाँ। हम मानते हैं इस बात को जी कि क्रिकेट नहीं आता है, पर आप महेंद्र सिंह धोनी जी को बढ़कर जमीन देते हैं जी जी, सड़क के किनारे जमीन देते हैं जी जी, बहुत सारी अपॉर्चुनिटी देते हैं। ये लगता है कि दोयम व्यवहार कर रही है सरकार। लगता नहीं, ये हो रहा है जी जी जी। लगता तब जब मुझे कुछ मिलता और नहीं मिलता जी जी जी। जब मैं एशिया कप 2015 में मेरी टीम जीती, उस समय तत्कालिक जो हमारे मुख्यमंत्री थे
उस समय उनका कमिटमेंट था कि जो सामान्य खिलाड़ियों को सुविधाएं दी जाती है एशिया कप जीतने के बाद वही आपको भी दी जाएगी। 7 साल बीत गए, अभी तक वो उम्मीद है। उम्मीद हारा नहीं हूँ। मुझे पता है कि सरकार कभी ना कभी जागेगी। हो सकता है मुझे ना मिल पाए वो चीज, लेकिन मेरी उम्र निकल जाए, क्योंकि 7 साल आप बुलंद कर रहे हैं जी। पर ये जरूर है कि अब हमारे दिव्यांग जन जाग भी चुके हैं जी। और अब हम लोग अब अपने अधिकार को, पहले सिर्फ खेल रहे थे जी, अब हम अधिकार को मांगना भी जान रहे हैं और अब हम मांगेंगे भी। अभी कुछ दिन पहले हम लोग खिलाड़ियों ने धरना भी दिया था जी, 28 दिन ये धरना चला था जी। सरकार ने हम लोगों से 6 महीने का समय मांगा है और हम लोगों ने खुशी खुशी सरकार को समय दिया जी। तो अब हम मांगेंगे भी, क्योंकि ये हमारा अधिकार, हम इस धरती में जन्म लिए हैं तो ये हमारा अधिकार है। तो इस वक्त हम लोगों को जरूर एक लगता है, उस वक्त लगता है कि क्यों हमारे साथ, तब याद आता है कि शायद हम दिव्यांग हैं, इसीलिए हमारे साथ दोहरा व्यवहार किया जा रहा है। और समाज से हमें हमेशा मिला है, समाज के मैं धन्यवाद देता हूँ, चाहे मैं हूँ या झारखंड राज्य का कोई भी खिलाड़ी हो। हमेशा अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाने के लिए स्पॉन्सरशिप की जरूरत होती है, तो सरकार ने आज तक किसी भी खिलाड़ी को स्पॉन्सरशिप नहीं दिया, पर समाज का कोई ना कोई व्यक्ति बाहर निकल कर आता है और कहता है मैं सपोर्ट करूंगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि समाज अगर किसी को भी सहयोग करता है तो निश्चित तौर पर आप आगे बढ़ते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों की बात करें, इतने देशों की तो बात हमने की, एशिया कप की बात की, बहुत सारे आप और भी खेल से जुड़े हैं, आपने भी बताया सिटिंग वॉलीबॉल, और इन सब से झुकाव कैसे हुआ, और ये सब जो खेल हैं क्या ओलंपिक में शामिल हैं या नहीं है, इसके बारे में भी थोड़ा नहीं। बाकी सभी ओलंपिक खेल में शामिल है जी, पर एक छोटा सा दुर्भाग्य है, मैं अपने सरकार को किसी प्रकार का दोषी नहीं मानता हूँ जी, फिर भी सरकार में हमारे जो नियमावली है, खेल नियमावली, उसमें एक छोटी सी त्रुटि के कारण हमारे दिव्यांगजन भाइयों को, बहनों को वो सुविधाएं से वंचित हो पा रहे हैं। क्योंकि जिस समय नियमावली बनी झारखंड सरकार की, उस समय शायद कोई नहीं जानता था कि दिव्यांग भी खेल सकते हैं, तो नियमावली में नहीं होगा। मेरे बहुत सारे प्रयासों के बाद मैंने बहुत सारा मेहनत किया, उस समय जो डायरेक्टर थे उनके साथ मिलके अनेक राज्यों से मैंने नियमावली मंगाई, उसमें मेरा खुद का इंडिविजुअल भी बहुत सारा पैसा खर्च हुआ जी। उसके बाद भी मैंने सरकार को दिया, नियमावली तैयार भी हुई, पर अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं है। जिसके कारण कोई भी जब वैकेंसी आती है और हम लोग जब वो फॉर्म को फिलअप करते हैं तो वो हम लोगों को, चूंकि नियमावली पब्लिक डोमेन पे नहीं है, तो जिसके कारण हम लोगों को निरस्त कर दिया जाता है, उस कैटेगरी से बाहर रख दिया जाता है जी। तो 2019 में नियमावली बनी थी, अब 2022 आ गया, 23 आ गया, तो अब सरकार को थोड़ा सा सिर्फ पब्लिक डोमेन में डाल के सभी विभागों को उसकी सूचना देनी थी, जिससे राज्य के सिर्फ जो मैं बच्चों को सिखा रहा हूँ सिर्फ वही नहीं, राज्य में और भी बहुत सारे बच्चे हैं ताइक्वांडो के लिए, जो हमारा एक यमुना पासवान है, इंटरनेशनल मैच खेलता है जी। वैसे ही विक्रम है जो जमशेदपुर से बैडमिंटन खेलते हैं जी। गौरव है जो सेरेब्रल पाल्सी में खेलता है। ऐसे तमाम बच्चे हैं जो अलग अलग स्टेट से भी, अलग अलग जिले से हैं और अलग पैरा ओलंपिक गेम्स को इंडिविजुअल रूप से खेल रहे हैं, उनको भी कोई फायदा नहीं हो पा रहा। तो यहाँ पर सरकार को एक बार आगे बढ़कर इस नियमावली में सुधार करनी चाहिए। यानी ये सारे खेल पैरालंपिक में हैं, उसके बावजूद हमारे खिलाड़ी नहीं जा पा रहे हैं, ये छोटी सी त्रुटि की वजह से। बस इसी गेम को खेलकर हरियाणा के बच्चों को 1.5 लाख मिलता है, 2 लाख रुपए मिलता है, और हमारे बच्चे यहाँ के फिर जो है 10,000 5,000 रुपए के लिए सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। तो सिर्फ एक नियमावली का प्रॉब्लम है। और मैं यहाँ बैठा हूँ तो ये जरूर कहूँगा कि जैसे क्रिकेट को हमेशा कह दिया जाता है कि वो विभाग में नहीं है, खेल विभाग, तो मुझे लगता है कि हमेशा जब हरियाणा और राजस्थान यही स्टेट क्यों आगे बढ़कर किसी खेल को अडॉप्ट करती है, जब वहाँ के स्पोर्ट्स को अडॉप्ट कर लेती है तो हम कहते हैं ये मान्यता प्राप्त हो गई है। तो झारखंड राज्य को भी आगे बढ़ के, क्योंकि ये जो दिव्यांग क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया है जिसने 100 से ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट कराया है संपूर्ण देश में, ये झारखंड से ही रजिस्टर्ड होकर चलता है। अच्छा।
तो झारखंड राज्य को आगे आकर बिल्कुल बिल्कुल और इस गेम को मान्यता देना चाहिए। तो एक पेट्रॉन की तरह से इसको मान्यता देनी जी चाहिए कि हम झारखंड राज्य में देते हैं और ये रोल मॉडल झारखंड क्यों नहीं बनेगा। आखिर हम लोगों ने और भी स्टेट में इसके लिए लेटर दिया है, तो आखिर कोई स्टेट एडॉप्ट करेगा जबकि रजिस्टर्ड झारखंड का है। उस वक्त लोगों को लगेगा कि झारखंड में रजिस्टर्ड है, झारखंड से प्रमोट हुआ। आज 5-6 अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट सिर्फ रांची जिले में हुआ। तो मुझे लगता है कि झारखंड राज्य को निकल के इस क्रिकेट को जरूर मान्यता देना चाहिए कि मैं देता हूं, बाकी स्टेट भी आप लोग देखिए। तो पूरे राज्य में जो हजारों की संख्या में आज दिव्यांग क्रिकेट खेल रहे हैं, उनके माता पिता और आने वाला जो वक्त है, जो किसी कारण से डिसेबल होंगे ही, एक्सीडेंटल केस बढ़ रहा है, बहुत सारा मेडिकल टर्म बढ़ रही है, उस समय का जो दिव्यांग जब जानेगा कि क्रिकेट को ये मान सम्मान मिल रहा है, तो उसके घर के परिवार को कभी अफसोस नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल जी हाँ। तो इसको देखते हुए सरकार को जरूर मान्यता इसको देनी चाहिए। बिल्कुल, बहुत सही कहा। और आपने तो बहुत टची बात कही, मन को छूने वाली बात कही कि भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा कि कोई शारीरिक रूप से कमज़ोर ना हो, तो उनके लिए भी सोचना चाहिए। एक और बात है कि जब आप आगे बढ़े तो आपको परिवार का कैसा सहयोग मिला? क्योंकि लोग सोचते हैं कि पढ़ो लिखो, कहीं नौकरी मिल जाए, निश्चिंत हो जाओ, लेकिन आपके मम्मी पापा ने क्या सोचा, आपके पारिवारिक स्थिति, आपकी पत्नी, वो उनका कैसा सपोर्ट रहता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं, अभी मेरी मम्मी 2020 में नहीं रही, जी। उससे पहले जितना भी टूर्नामेंट्स मैंने खेला रांची में या कोई आयोजन हुआ, मेरी मम्मी हमेशा मेरे आंख के सामने रहती थी। और मैं अपने पिताजी से पहले माँ का ही धन्यवाद देता हूँ कि उसने मुझे कभी नहीं रोका। अगर मैं दिव्यांग था, अगर उसने रोका होता तो मैदान में मत जाओ, गिर जाओगे, चोट लग जाएगा, जो आज भी मैं कई मम्मियों को देखता हूँ, अपने बच्चों को देखता हूँ, तो मुझे वो पल याद आ जाता है। मेरी मम्मी ने मुझे कभी नहीं रोका। पापा कभी कभी रोकते थे कि चोट लग जाएगा, कुछ हो जाएगा, माँ बोलती थी खेलने दीजिए। और उसका नतीजा हुआ कि खेलते खेलते आज मैं साधु मैदान कोकर में हुआ करता था, उस मैदान से खेलते खेलते आज मैंने शारजहां मैदान में खेला, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उस ग्राउंड का नाम है। 2020-21 में मैं गया था वहाँ पर DPL दिव्यांग प्रीमियर लीग खेलने। तो घर का मुझे पूरा सपोर्ट है, आज भी मेरी पत्नी का पूरा सपोर्ट है। अभी मैं 10-10 दिन इंडिया से बाहर रहता हूँ और माँ रही नहीं, फादर अभी छत्तीसगढ़ में हमसे बड़े वाले भाई के पास, तो अकेले घर में रहती हैं दोनों बच्चों को लेकर। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि मेरे परिवार का पूरा फुल सपोर्ट है। और जो बच्चे अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुँच चुके हैं, उनके भी परिवार का पूरा सपोर्ट है, तभी वो बच्चे वहाँ तक पहुँच पाए। मैं यही जानना चाहती हूँ ये भी बात कि कई बार ऐसे बच्चों को परिवार का सपोर्ट भी कम मिलता है। आजकल तो लोग जागरूक हो गए हैं, माँ बाप भी जागरूक हो गए हैं, तो बच्चों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन कई बार परिवार का सपोर्ट नहीं मिलता है। ऐसे क्या कोई गार्जियन, आपके पास कोई गार्जियन पहुँचते हैं क्या? ऐसे गार्जियन होते हैं। शुरू में तो उनको लगता है कि मेरा बच्चा अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जा रहा है, नेशनल खेलने, राज्य के लिए जा रहा है, पर जैसे सरकार की ओर से कोई सुविधाएं नहीं दी जाती है, तो जिस तरीके से हमारे मन में भी सवाल उठता है, उनके मन में भी सवाल उठता है। इसका खामियाजा हम लोगों को ज़रूर, मुझे खास करके, जिस बच्चे को 2 साल तैयार किया हूँ, उसके ऊपर समय दिया हूँ, प्रैक्टिस कराया, वो अगर बच्चा या उसका परिवार धीरे धीरे कटना चाहता है, मुझे बहुत अफसोस होता है। मुझे लगता है कि मेरा पूरा मेहनत जो है वो बर्बाद हो रहा है। फिर कन्विंस करता हूँ, और मेरे ऊपर एक और लाइबिलिटी होता है कि जब स्पॉन्सरशिप की बात आती है कि खिलाड़ियों को स्पॉन्सरशिप करके यहाँ भेजना है, वहाँ भेजना है, तो हमारे राज्य के जो दिव्यांग साथी थोड़ा कम बोलते हैं, खिलाड़ी ऐसे भी थोड़ा कम बोलते हैं। मुझ में पता नहीं ये गुण कहाँ से आ गया है। तो फिर मैं ही निकल के किसी को फ़ोन करता हूँ, किसी से मदद मांगता हूँ, वो बच्चे को स्पॉन्सर चाहिए, तो ये जो मैं मदद करता हूँ या कहीं से मदद करवाता हूँ, उसके कारण अभी उसके गार्जियन हमारे पास छोड़े हुए हैं। मुझे लगता है कि जिस दिन मैं उन लोगों को छोड़ दूंगा कि आप खुद से व्यवस्था कर लो, ये कड़ियाँ धीरे धीरे टूटने लगेगी, क्योंकि सरकार बिल्कुल ही शांत बैठी है। जी हाँ, जो अलग अलग संस्थाएं हैं, कई बार ऐसा होता होगा कि आपने मैच आयोजित कर लिया, टूर्नामेंट्स हैं, पार्टिसिपेट करना है, लेकिन पैसे का अभाव है, ऐसे में वही स्पॉन्सरशिप या पॉकेट पर भी पड़ता है। जब यहाँ टूर्नामेंट कराता हूँ तो बहुत परेशान होता हूँ, क्योंकि यहाँ पर कोई बड़ी जो है कंपनियाँ नहीं हैं। यहाँ पर एक
हम लोगों के इर्द गिर्द सिर्फ CCL नज़र आता है, सिंपीडाई नज़र आती है, और CCL का बहुत बड़ा रोल है मुकेश कंचन को और झारखंड के दिव्यांगजनों को खेल से जोड़ने में। कि जब भी हम लोगों ने स्पॉन्सरशिप की बात कही हो, चाहे थोड़ा दिया हो या ज़्यादा दिया हो, CCL का हमेशा हमारे ऊपर आशीर्वाद रहा। CCL ने हमेशा इस क्रिकेट को, इस स्पोर्ट्स को प्रमोट करने में अपनी भूमिका। उसके बाद जब हम लोग जाते हैं तो बहुत संख्याएं नहीं हैं जी, पर थैंक्स कहना चाहूँगा NGOs लेवल में जो इसी सेक्टर में काम कर रहे हैं, चाहे दीप शिखा, वैसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, एक एक करके नाम लेना सर, तो उन लोगों का पूरा सपोर्ट रहता है मुझे, क्योंकि वो भी वचनबद्ध है दिव्यांगजनों के लिए काम करने के लिए, मैं भी वचनबद्ध हूँ, तो इस इमोशनली टच के कारण उन लोग मदद करते हैं और ये टूर्नामेंट सक्सेस होता है। सरकार ने भी कई बार हम लोगों को मदद किया है जी, पर एक स्पॉन्सरशिप के जैसा ही, और कई बार ऐसा होता है कि स्पॉन्सरशिप के लिए सरकार कह देती है हम लोग टूर्नामेंट करा लेते हैं, सरकार बदल जाती है, पैसा नहीं मिलता है। अभी भी 5 महीना पहले जो हम लोगों ने टूर्नामेंट कराया है उसके लिए सरकार ने 5 लाख देने की बात कही थी, पैसे हम सभी दिव्यांग साथियों ने अपने घर से लगा के खर्चा किया, पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। संभावनाएं, चलते चलते संभावनाएं क्या हैं इस क्रिकेट की या आपके खेल की, और संभावनाएं क्या देखते हैं? नहीं, इसकी संभावनाएं बहुत ऊंची है। दिव्यांगजनों को अभी तक अध्यक्ष बनने के बाद मैं दुबई में DPL दिव्यांग प्रीमियर लीग कराया हूं, और अभी जो सेकेंड सीज़न शुरू होगा जून जुलाई में, उसमें हम लोगों ने सभी खिलाड़ियों को खरीदने के लिए तैयार बैठे हैं। हम लोगों की लगभग 7 कंपनियां तैयार हो चुकी है जो इस बार खिलाड़ियों को खरीदेगी IPL की तरीके से। हालांकि शायद हम करोड़ों में पैसा नहीं दे पाए, पर हजारों और लाखों का स्लैब हम लोगों ने बनाया है। 1.5 लाख से लेके 50,000 का स्लैब है हमारे पास। तो इस वर्ष हम लोग खिलाड़ियों को खरीदेंगे और कंपनियां खरीद रही हैं, तो बहुत सारे साथियों को इसका फायदा होगा। उज्जवल भविष्य बस थोड़ा सा सरकार को जगाने की, और सरकार से हम उम्मीद करते हैं कि जिस दिन सरकार अपना, जैसे कहा तो जाता है ये कि दिव्यांगजनों को सामान्य लोगों से आरक्षण है, स्पेशल, उससे ज़्यादा देने की बात कही जाती है, दी भी जाती है कई जगहों पे। वो मैं कहता हूँ कि उससे ज़्यादा नहीं, बराबर भी अगर हम लोगों को मिल जाए तो हम लोगों ने पहले भी साबित किया है कि सामान्य लोगों से ज़्यादा हम मेडल ला कर दे सकते हैं, और आज भी मैं कहता हूँ कि अगर हम लोगों को थोड़ी भी सुविधाएं मिल जाए तो हम उससे ज़्यादा मेडल ला कर दे सकते हैं। बहुत सही कहा कि आपको अगर सुविधाएं मिले तो निश्चित तौर पर और भी मेडल्स राज्य के नाम होंगे। और मुकेश, आपने जानकारी दी, और बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपसे मिलकर, आपको देखकर प्रेरणा लेंगे और भविष्य उनका सुधरेगा, इस उम्मीद के साथ मुकेश बहुत बहुत धन्यवाद।